नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या पुलिस प्रशासन के निकम्मेपन और नेताओं की जी हजूरी के चलते महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया और दर्जनों श्रद्धालुओं की मौत हो गई? क्या महाकुंभ की इस महागलती या महाचूक के पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो योगी जी का प्रशासन ही है? अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस हादसे की वजह बताऊं, इनसाइड स्टोरी बताऊं और जो गलतियां हैं उसकी सारी परतें खोलकर सामने रखूं, मैं चाहूँगा ज़रा आप ये जो साहब हैं, इनका जो मेले में ऐलान है, ये जो मेले में ऐलान कर रहे हैं, ज़रा इसको गौर से सुनिए। अब ये कोई मामूली अफसर नहीं है, योगी जी के बड़े खास हैं और प्रयागराज जहाँ महाकुंभ लगा हुआ है उसके डिविजनल कमिश्नर हैं। सुनिए, कमिश्नर साहब को सुनिए। आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए और भगदड़ मचने की संभावना है। अब कमिश्नर साहब विजय विश्वास पंत, योगी जी के बड़े खास, ये कुछ घंटे पहले, हादसे के कुछ घंटे पहले कह रहे हैं कि साहब भगदड़ मचने की संभावना है, भगदड़ मचने की संभावना है। और कुछ घंटे बाद जैसा ये कह रहे हैं, जो इनको आशंका है वैसा ही हो रहा है। भगदड़ मचती है, बैरिकेड्स टूटती हैं और बच्चे, बुजुर्ग, महिला कुचले जाते हैं। जो कमिश्नर साहब कह रहे थे वैसा ही होता चला गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए। अब इस वीडियो में आज बहुत सी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप कह सकते हैं कई खुलासे होंगे और आज के जो एक्सपर्ट हैं, 2 पुलिस ऑफिसर हैं, टॉप एक्सपर्ट्स हैं जो कुंभ मेले से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने कुंभ मेला कराया है, सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, खुलकर बात करेंगे, एक एक गलती आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊं, हादसा कैसे हुआ उसकी एक जिस्ट आपके सामने रखूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल इंसिडेंट कैसे हुआ, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 29 तारीख को, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और ये बहुत ही एक पवित्र डेट है जहाँ पर अमृत स्नान था। जाहिर तौर पर कई करोड़ श्रद्धालुओं के आने की बात थी वहाँ पर, इसलिए बहुत से लोग जो 30-40 किलोमीटर के रेडियस में थे प्रयागराज में, वो कूच करने लगे संगम नोस की तरफ। संगम नोस का मतलब है जहाँ यमुना और गंगा जी मिलती हैं, संगम है और सबसे पवित्र स्पॉट माना जाता है, वहीं पर सब जाके स्नान करना चाहते थे। तो शाम तक ही लाखों लोग पहुँच गए वहाँ पर। अब ये संख्या इतनी ज़्यादा थी जो वहाँ पहले से ही मौजूद थी। अब ये लाखों श्रद्धालु 12 बजे का इंतज़ार कर रहे थे कि 12 बजें और ये संगम में डुबकी लगाएं, महाकुंभ में। और इनसे कहीं अधिक, ये जो लाखों लोग थे, इनसे 10 गुनी ज़्यादा लोग, आप कह सकते हैं जनता, वो बैरिकेड्स के चारों तरफ थी जो वहाँ पहुँचना चाहती थी। अब ये जो एक ऐसा मंजर था जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, एक्सपर्ट्स आपको आगे बताएंगे कि पुलिस को, प्रशासन को रेड अलर्ट कर देना चाहिए था, डिप्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए था, ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था। खासकर जो बैरिकेड्स हैं, जहाँ पर बैरिकेड्स थी नागा साधुओं के लिए, जहाँ से उनकी एंट्री थी, तो जो बैरिकेड्स थे वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अल्टीमेटली वो बैरिकेड्स टूट गई और एक बड़ा रैला, हज़ारों लोगों का बड़ा रैला जो स्नान की तरफ बढ़ रहा था, उसने पहले से इंतज़ार कर रहे वहाँ जो श्रद्धालु थे, पहले से जो मौजूद थे, उनको वो भीड़ कुचलती चली गई। अब उसमें बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कमज़ोर लोग हैं, दबते और कुचलते चले गए। अब दोस्तों, अगर क्राउड मैनेजमेंट की हम बात करें तो 3 ई बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है एंट्री, कहाँ से भीड़ अंदर आ रही है, एक है एग्ज़िट, कहाँ से भीड़ बाहर जा रही है, और एक है इमरजेंसी प्लान। ये जो तीसरा ई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ हो जाता है एंट्री और एग्जिट के बीच में तो फिर इमरजेंसी प्लान क्या होगा। अब ये जो बंदोबस्त है, ये जो इंतज़ाम और व्यवस्था की बातें, ये तो मैं पुलिस अधिकारियों से बात करूंगा, लेकिन एक फैक्ट और है, देयर इज़ वन मोर फैक्ट, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो फैक्ट ये है कि जो पुलिस प्रशासन था, जो टॉप ऑफिसर्स थे, आईएएस और आईपीएस,
इनका जो फोकस था वो वीवीआईपी मूवमेंट पर था। अमित शाह को आना है, हैवी सिक्योरिटी चाहिए, पूरा मेला कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसको छावनी बना दिया गया। आम आदमी की जो एंट्री है रोक दी गई 10-10, 20-20 किलोमीटर पहले। राजनाथ सिंह को आना है, योगी जी को आना है, मुख्यमंत्री को बार बार आना है और कैबिनेट को साथ लाना है। तो ये जो वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा था, जो अमूमन होता नहीं है, इस पर भी मैं आपको आगे बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। इस वीवीआईपी मूवमेंट में या नेता नगरी में या यूं कह लीजिए जी हजूरी में जो टॉप ऑफिशियल्स थे उसी में फंसे रहे, उलझे रहे और कहीं ना कहीं जो आम आदमी का जो बंदोबस्त था, वो जो करोड़ों के श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो इग्नोर होती चली गई। यानी पूरा जो ध्यान था वो वीवीआईपीज़ पर था। मिस्टर शाह, मिस्टर सिंह, मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। अब महामंडलेश्वर जैसे कई और वहाँ पर साधु संत थे जिनका ये कहना था कि भाई अगर आर्मी होती, सेना होती तो कम से कम नेता नगरी के चक्कर में ना पड़ती, आम आदमी पे फोकस होता, सिक्योरिटी पे फोकस होता। बहरहाल ये एक अलग बात है, लेकिन चुनौती ये है कि वीवीआईपी मूवमेंट वहाँ रुक नहीं रहा है। अमित शाह साहब गए हैं तो अब मोदी जी आ रहे हैं, अब मोदी जी जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति आएंगे। इस तरह की वहाँ पर बात है और फोकस वहाँ पर। बहरहाल क्या वीवीआईपी सिक्योरिटी में ही सारे अधिकारी फंसे रहे और वो योगी जी से कह नहीं पाए कि भाई ये मूवमेंट को बंद कराइए, या योगी जी मोदी जी और अमित शाह से नहीं कह पाए, या फिर कुछ और दिक्कतें थीं, जैसे पुलिस बैरिकेड जब टूटे तो पुलिस वहाँ पर नहीं थी, जैसा कि चश्मदीद कह रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण है? चूक कहाँ पर हुई, गलती कहाँ पर हुई? इत्तेफाक से आज कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर रूबरू करा रहा हूँ जो मुझे लगता है इस घटना के टॉप एक्सपर्ट हो सकते हैं। एक तो जेके तिवारी साहब हैं। अब जेके तिवारी साहब आईपीएस ऑफिसर रहे, प्राग में ही रहते हैं, उस रात भी वहीं पर थे, मौके पर मेला ड्यूटी भी कर चुके हैं, एक एक्सपर्ट हैं, उनसे आप कुछ सुनिएगा। और हमारे साथ आज वीएन रॉय साहब होंगे। वीएन रॉय साहब जो हैं वो आप कह सकते हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और ना सिर्फ सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ना सिर्फ डीजीपी हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है उसके एसएसपी भी रहे, और 1989 में उन्होंने कुंभ मेला भी कराया था एस एसएसपी, कुंभ मेला के इंचार्ज थे। उनसे भी मैं बात करूंगा। खुलकर बोलते हैं, साफ बोलते हैं, सुनिएगा, आपको कई गहरी बातें बोलने जा रहे हैं। हमारे साथ उत्कर्ष जी होंगे जो लखनऊ से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार देखते हैं, वो आपको बताएंगे भाई कहाँ कहाँ कमियां रह गई, और एक ओवरऑल व्यू कि क्या मोदी जी को अब आना चाहिए या उनको डिले करना चाहिए इस हादसे के बाद। ये मैं पूछूंगा आखिर में उमाकांत जी से। मेरा जो सवाल है, क्योंकि आप इस स्पॉट पर थे, आप आईजी रैंक के अधिकारी हैं, आप कुंभ में आप मेला की ड्यूटी भी निभा चुके हैं, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इलाहाबाद को समझते हैं, स्पॉट पर थे। अगर वहां पर असेसमेंट होता कि भाई इतनी भीड़ आ चुकी है, इस भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो शायद ये घटना ना होती। आपको लगता है कि पुलिस का या प्रशासन का पूर्वानुमान, एंटीसिपेशन, असेसमेंट, वो कहीं ना कहीं चूक हुई उससे? देखिए, असेसमेंट के लिए तो सारी चीज प्रत्यक्ष दिखती है ना, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, रोड में चलते हुए लोग हैं, मजिस्ट्रेट और सर्किल अफसर पोस्ट होते हैं, तो ये सब दिखता है, साफ साफ दिखता है कि कितने लोग जा रहे हैं, कितनी जगह है। जिस जगह पे होल्डिंग एरिया है वहां लोग बताते हैं कि साहब होल्डिंग एरिया फुल हो गया, अब यहाँ लोग नहीं आ सकते, तो उसके लिए फिर वो जिगजैग बनाया जाता है जिसमें आदमी घूमता रहता है, परेशान भी नहीं होता है और मेन रोड्स में आता भी नहीं है। इस तरह की चीजें की जाती हैं। और फिर है तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बात तो ऐसी हो गई जो जिस वजह से, या तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि लड़के बल्लियों में बैठ गए और इस वजह से उनके टूटने से ये चीज हुई, जैसा सामने आ रही है बातें, जो है ऐसा नहीं चाहिए था, इसको रोकना चाहिए था, ये जिम्मेदारी थी। दूसरा, वहां जो इतने लोग होल्डिंग एरिया में थे
मैं वही आपसे बात करने जा रहा था। तो प्राय ये होता था, उनको जगा करके प्रेरित किया जाता कि आप लोग स्नान कर लीजिए, स्नान पर्व शुरू हो गया है, जिससे जब बाहर से भीड़ आती है, जो वहां कैंप कर रहे होते हैं लोग या शहर के लोग आते हैं, तब तक ये होल्डिंग एरिया में जो लेटे हुए लोग हैं वो स्नान करके बाहर चले जाते हैं। स्नान के बाद कोई 1 मिनट वैसे भी नहीं वहां रुकना चाहता है। ये जी। चीज अगर शुरू से ही की गई होगी, मतलब आप कह रहे हैं मुझे कि नहीं पता कोऑर्डिनेट नहीं हो पाई, कोऑर्डिनेशन नहीं ठीक था। अब कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं था या एग्जीक्यूशन ठीक नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज जरूर समझ में आ रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएं घटें। राय साहब, आप तो एसएसपी इलाहाबाद थे, आपने 1989 में कुंभ कराया और बहुत ही स्मूथ कुंभ हुआ। और हम जो देख रहे हैं, जो सुबह सुबह हुआ जिस तरह से ये, और उसमें इतने लोग, जान चली गई, मैं नंबर गेम पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, कितने घायल कितने वो, लेकिन ये हादसा क्या राय साहब, बहुत साफ एक सवाल है और मैं साफ उत्तर भी चाहूंगा, क्या अगर तैयारी ठीक होती, असेसमेंट ठीक होता, तो ये हादसा नहीं होता? आंखों के सामने हो गया घटना, लोग देखते रह गए। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, अभी तिवारी जी ने उधर याद दिलाया है, आजादी के बाद पहला कुंभ हुआ 1954 में। तब एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड हुआ था और उसमें काफी लोग मरे थे। और ये कहने की कोशिश की गई कि साहब चूंकि जवाहरलाल नेहरू आए थे इसलिए हुआ। जवाहरलाल नेहरू नहीं आए थे, जवाहरलाल नेहरू एक दिन पहले आए थे। क्योंकि मेरी जमुना प्रसाद त्रिपाठी जो एसएसपी कुंभ थे उनसे बात हुई थी 89 में। 1954 में। 1954 में जमुना प्रसाद त्रिपाठी वहां पे एसएसपी कुंभ थे और बड़े धाकड़ पुलिस अफसरों में थे, सब इंस्पेक्टर से आईपीएस हुए थे, हैंडपिक थे। जवाहरलाल नेहरू उन्हें पसंद करते थे, गोविंद वल्लभ पंत पसंद करते थे, उन्होंने उन्हें पोस्ट किया था। तो वो एक बहुत भीषण दुर्घटना हुई जिसमें कई सौ लोग मरे। उसके बाद 1965 में दूसरा जब कुंभ आया तो केपी श्रीवास्तव नाम के एक सज्जन थे जो इलाहाबाद के ही थे, उन्हें एसएसपी बनाया गया। और केपी श्रीवास्तव साहब बड़े प्रैक्टिकल और बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि डाउन टू अर्थ पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत विस्तृत स्कीमें बनाई, ट्रैफिक की, ये आपदा प्रबंधन की, बहुत सारी स्कीमें बनाई। मैं 88 में एसएसपी कुंभ होके गया। आपने एसएसपी इलाहाबाद कहा, एसएसपी इलाहाबाद तो बाद में हुआ, कुंभ एक अलग जिला हो जाता। मैं एसएसपी कुंभ होके गया और मैंने इन दोनों लोगों से मुलाकात की। क्योंकि मैं साल भर पहले पोस्टिंग हो गई थी और बहुत व्यस्तता शुरू में नहीं थी, इन दोनों से मुलाकातें की और तब मैंने समझने की कोशिश की कि ये कुंभ में कैसे एक बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी व्यवधान के कुंभ कराया जा सकता है। तो वो मुझे केपी श्रीवास्तव साहब ने बड़े अच्छे टिप्स दिए। उसमें मुख्य चीज यही थी जिसका इस बार उल्लंघन हुआ है, वो ये था कि किसी भी तरह का वीवीआईपी विजिट नहीं होना चाहिए कुंभ में। किसी तरह का जो, जिसे आप कहते हैं वीआईपी कल्चर हमारे यहाँ है, वो नहीं होना चाहिए। और जो भी आ रहे हैं सब साधारण भक्त की तरह आए। अगर कोई बहुत श्रद्धालु है, बहुत धार्मिक भावना से ओतप्रोत है तो आए, वो मंत्री भी है, लेकिन वो साधारण श्रद्धालु की तरह जाए, यात्रा करे, अपना स्नान करे और चला जाए। तो जब 88 में मैं वहां गया और 89 में जब कुंभ जनवरी में शुरू होने जा रहा था तो अचानक मैंने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से, केंद्रीय मंत्रियों से, दूसरे प्रदेशों के मंत्रियों से उनके टूर प्रोग्राम आने शुरू हो गए। और उनके पीए साहबान हम लोगों को हड़काने लगे कि साहब मंत्री जी आएंगे, उनके साथ 27 आदमी होंगे, उनकी कंस्टिट्यूंसी के 20 आदमी होंगे, उनके मोहल्ले के 10 लोग होंगे, इन सब लोगों के लिए इतनी गाड़ियां चाहिए, इनको यहाँ इस स्थान पे इनको स्नान करना है, यहाँ दर्शन करना है। तो मैंने और डीएम ने बड़ा इस पर आपस में विचार विमर्श किया। हमारे समझ में आ गया कि ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हमने किया तो फिर ये यहाँ भगदड़ होगी और 1954 की एक तरह से पुनरावृत्ति होगी। तो हम दोनों ने मुख्यमंत्री जी से बात की, नारायण दत्त तिवारी जी को फौरन समझ में आ गया और नारायण दत्त तिवारी ने बड़े स्पष्ट आदेश अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी दिए और केंद्रीय मंत्रियों से भी अनुरोध किया कि खबरदार मुख्य तिथि को तो कोई जाएगा नहीं। और आम जब, यानी जो मौनी अमावस्या जैसे कल थी, तो मुख्य तिथियों को तो जाएगा नहीं, आम नहान के दिनों में भी जो जाएगा उसे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा।
जहां तक सबकी ओके। गाड़ियां जाती हैं वहीं तक उसकी गाड़ी जाएगी, कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, किसी तरह का विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि 1 महीने जब तक ये मेला चला तब तक कम से कम 100 लोग आए होंगे जो जो वीवीआईपी इन सारी कैटेगरीज में हैं, जिसमें सीनियर अफसर भी थे, मंत्री भी थे, बहुत सारे लोग थे। हम लोगों को पता ही नहीं चला। मुख्यमंत्री तो खैर आए ही नहीं। मुख्यमंत्री तो मजेदार बात है कि वो ये शुरू होने के पहले एक दिन आए इलाहाबाद में, उन्होंने हमारी मीटिंग की। लगभग 15-20 दिन पहले सब कुछ समझ लिया कि हमें कोई जरूरत तो नहीं है। हमने छोटी मोटी अपनी दिक्कतें बताई, उनको दूर किया। इस बार तो मुख्यमंत्री जी कम से कम 15 से 20 बार मेले में आ चुके हैं। और मुख्यमंत्री की एक यात्रा का मतलब होता है कि 4 से 6 दिन की सारी आपकी एनर्जी खत्म हो जाती। पूरे यूपी कैबिनेट की मीटिंग हुई है वहां पे। किसी भी जिले में आप पीलीभीत में कर लीजिए यूपी कैबिनेट की मीटिंग। एक मीटिंग का मतलब है कि उस जिले की सारी ऊर्जा अगले 10 दिनों के लिए निचुड़ जाएगी। फिर राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो आके वहां स्नान कर रहे हैं, गृह मंत्री केंद्र के आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अमित शाह। और ये स्नान से ज्यादा ये फोटो शूट हो रहा है। वहां पे बाकायदा साधु इकट्ठे हैं, संत इकट्ठे हैं, फिल्मी कलाकार इकट्ठे हैं, उनके कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, और अडानी जा जबरदस्त रहे हैं। फोटो शूट हो रहा है। जी, हाँ, अडानी जा और रहे हैं। अंबानी जा रहे हैं। नहीं, अंबानी का तो मैंने नहीं सुना, अडानी गए। लेकिन चलिए, अडानी ने तो मुझे लगता है थोड़ा पाप धुला, काफी लोगों को भोजन कराया। ये लोग जो गए, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो उन्होंने क्या पाप धुला होगा ये जाने। बहरहाल, तो आप ये सोचिए कि ये आखिर कैसे वहां का प्रशासन, किसी डीएम एसएसपी की हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से मना कर दे कि सर आप मत आइए, आपने हमें चुना है। मजेदार बात है कि इन अफसरों को तो मुख्यमंत्री ने ही हैंड पिक किया होगा, और मेले में हमेशा जो सबसे बेहतरीन अफसर होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। मुझे, हालांकि मैंने जो एसएसपी वहां है उनके साथ काम नहीं किया ना, मैं उन्हें चेहरे से पहचानता हूँ, लेकिन मैंने जब पूछताछ की तो उनकी ख्याति अच्छी मिली। तो मुझे भी खुशी हुई कि एक अच्छे अफसर को लगाया गया है और वो ठीक ठाक निकाल लेगा। लेकिन वो अफसर क्या करेगा बताइए, अगर वहां रोज मुख्यमंत्री आगे बैठे हों, हर फैसला मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां स्नान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां दान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ साधुओं का ऐसा जमावड़ा है। और भाईचारा ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडर के अलावा एक धार्मिक नेता भी रहे हैं, एक बड़े मठ के महंत थे, और अगर मुख्यमंत्री ना भी होते तब भी मेले में आते रहे होंगे और उनको एक सम्मानजनक उनकी उपस्थिति रहती होगी। लेकिन अब तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अब तो उन्हें नहीं आना चाहिए था। मैं तो फिर मुझे ये जो मौका मिला, मैं ये अनुरोध करूंगा कि अगर वो सचमुच इलाहाबाद में इस समय है तो उन्हें चला जाना चाहिए। वो इलाहाबाद में और मेरा एरिया में नहीं दिखने चाहिए, और वो लखनऊ में बैठ करके जो उन्हें, हालांकि अब उन्हें कोई, मुझे नहीं लगता कि वो क्या निर्देश देंगे। उन्हें तो केवल इन अफसरों की जो दिक्कतें हैं, कहीं फोर्स की कमी है, कहीं गाड़ियों की कमी है, कहीं दवाओं की कमी है, कहीं बजट कम पड़ रहा है, तो इन सबको उनको आपूर्ति, लेकिन राय साहब, बजाय डे टू डे फंक्शनिंग में हस्तक्षेप करने के। राय साहब, ये बताइए कि जैसे अमित शाह हैं, अमित शाह इस वक्त उनका जो थ्रेट परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा है। मोदी के बाद सबसे ज्यादा देश में सिक्योरिटी अमित शाह के पास है। क्या अमित शाह के जाने से मेला का सारा अरेंजमेंट असर करता है? पूरा मेले का मैनेजमेंट, मेले में जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस हैं, सब पर लोड पड़ता है? उससे क्या पूरा का पूरा मामला डिस्टर्ब हो जाता है अमित शाह के जाने से या मोदी के जाने से? मोदी जी तो खैर अभी गए नहीं, मैंने 5 तारीख को जाएंगे। 5 तारीख को जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, अब वो नहीं जाएंगे। लेकिन अमित शाह सही कह रहे हैं आप, अगर वो 5-7 घंटे मेले में रहे हैं तो 5-7 घंटों में वहां कुछ नहीं हुआ होगा, सिर्फ अमित शाह हुए होंगे। और अमित शाह के ऊपर सचमुच खतरा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई वो फैशन के तौर पे कहा जा रहा है कि उनके लिए खतरा है, सचमुच खतरा है। तो उस खतरे से जो एजेंसियां निपटती हैं, आप उनकी चिंता और उनके तनाव का जरा एहसास तो कीजिए। किस तरह से उन्होंने पूरे मेले एरिया में कहा, अच्छा वो बहुत ऑब्ट्रूसिव नहीं, बहुत दृश्यमान नहीं हो सकते कि चारों तरफ सबको हटा करके वर्दी वाले घेरे रहे, तो पूरे मेला एरिया में उन्होंने चप्पे चप्पे में क्या क्या किया होगा, उससे जाहिर है कि मेले का जो नॉर्मल इंतजाम है वो डिस्टर्ब हुआ होगा। तो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब जब अच्छा देखिए, इसमें इनके, ये तो हमारी विशफुल थिंकिंग है, नहीं जाना चाहिए। आप इनकी सोचिए, ये तो पॉलिटिकल कारणों से ये मेला करा रहे थे ना। इस मेले का सारा उद्देश्य धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक था। तो राजनीतिक आदमी तो जब इस तरह की हरकत करेगा तो उसका लाभ उठाना चाहेगा। उत्कर्ष जी, आप लखनऊ में हैं, सरकार को कवर करते हैं, ये बताइए कि
प्रारंभिक जानकारी क्या है? क्या जैसे वो तिवारी जी बता रहे थे कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर और मेला के जो ऑफिसर्स हैं वो सब असेस नहीं कर पाए, तो ये जो मसला है, ये हादसा हुआ कैसे? अगर आप मुझे 2 मिनट में बता दें, क्या बैरिकेड टूट गया या वहाँ पर लोग लेट गए जाके पहले से और लाखों की भीड़ थी और उस भीड़ को हम असेस नहीं कर पाए, पुलिस असेस नहीं कर पाई? दीपक भाई, आपकी बात का जवाब देने के पहले मैं बस एक जल्दी से जानकारी दे दूं, क्योंकि जिस वक्त हम लोग ये बात कर रहे हैं उस वक्त ये सूचना आई है। ये हादसा रात और भोर के टाइम हुआ है। पहली बार प्रशासन ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीजीपी ने, और उसने बताया है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है और 36 का इलाज चल रहा है। ये आधिकारिक आंकड़ा, आधिकारिक बयान आने में कितने घंटे लग गए हैं ये आप समझिए जी। अभी जो आपने कहा, देखिए बात वही है जो अभी तिवारी जी बता रहे थे कि लोग पहुंच गए, लोग वहां लेटे थे और मेला अधिकारी जो विजय विश्वास पंत जी हैं वो माइक लेके, जो उनका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो माइक लेके सबको कह रहे हैं कि जल्दी नहाइए, आप पहले आए हैं तो आपको अमृत का लाभ भी पहले मिलना चाहिए, इस तरह की बातें। उत्कर्ष भाई, एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप कुंभ मेला को बहुत नजदीकी से वॉच कर रहे हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री के कैबिनेट मंत्री वहां सारे लोग डुबकी लगा रहे थे, या फिर बहुत से बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे थे, चाहे वो भजन लाल हो, चाहे वो मोहन यादव हो, क्या ये वीवीआईपीज जो आ रहे थे उसकी वजह से कुंभ के सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट उस पर असर पड़ रहा था और पब्लिक को क्या मीलों दूर, सैकड़ों मीलों दूर उनको रोक दिया जा रहा था? किसी को बैरिकेड पे रोक दिया, किसी को हाईवे पे रोक दिया, किसी को रेलवे स्टेशन पे रोक दिया। क्या वीआईपी इस कल्चर से कुंभ पर प्रभाव पड़ा और ये एक कारण बना इस हादसे का भी? दीपक भाई, आप कहें मैं कहूं वो एक अलग बात है। महामंडलेश्वरों और संतों ने भी ये कहना शुरू कर दिया, उनके भी बयान आ रहे हैं यही। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, आज जब ये घटना घटी उसके बाद क्या हुआ, प्रयागराज जाने के सारे रास्तों पे लोगों को रोक दिया गया। आप प्रयागराज से वाकिफ हैं, हम सारे लोग। प्रयागराज में घुसने के लिए पुल क्रॉस करना पड़ता है, इधर से गंगा क्रॉस करनी पड़ती है, इधर से गंगा क्रॉस करनी पड़ती है। उन पुलों पर इतनी भीड़ रोकी हुई, अब इसको क्या कहेंगे? अगर वो वहां पे कुछ हो जाता, क्या हम ये मान सकते हैं कि 50 किलोमीटर के दायरे पर लाखों करोड़ों लोग रुके हुए थे और रोक दिए जाते हैं जब वीआईपी मूवमेंट होता है? सरकार का ये कहना है कि आज शाम तक 8.5 करोड़ से 10 करोड़ लोग आने वाले थे, तो ये लोग तो गए होंगे ना। हम मान लीजिए इस फिगर को थोड़ा आगे पीछे भी कर लें, आप 50 लाख की बात कर रहे हैं, 50 किलोमीटर की रेंज में अगर दावों और असेसमेंट की बात करें तो कम से कम 7 करोड़ आदमी होगा। 7 करोड़ आदमी एक शहर में चारों तरफ से घिरा हुआ है। 11 बजे लखनऊ प्रयागराज हाईवे भी बंद कर दिया गया, तो ठीक है, वो तो मान लीजिए बंद किया तो कहां से, लेकिन लोकल पब्लिक का आप क्या करेंगे? तो ये जो बंधक बन जाने वाली स्थिति, जो आप आनन फानन में रोक दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले जैसे जब वीआईपी मूवमेंट्स हुए हैं, जब लोग स्नान करने आए हैं, तब रोका गया। अब रोकने पे एक जगह तो भीड़ जाएगी ना, जहां भाई देखिए, जो श्रद्धालु गया है अपना लकुटी कमरिया लेके, बांध के, परिवार के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ गया है, वो कोशिश करता है कि मैक्सिमम दूर तक चले जाए, और वो पैदल चल रहा है, तो वो लोड तो कंटिन्यूअस बना रहेगा। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं उमाकांत जी, क्या अब ये हादसे के बाद वीआईपी सिक्योरिटी, वीआईपी मूवमेंट, ये एक सबसे बड़ा बैरियर और एक दुश्वारी बन के सामने आ रही? क्या नरेंद्र मोदी जी को 5 तारीख को, जिस दिन वोटिंग होगी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में वोटिंग है, उसी दिन मोदी जी ने भी चुना है, जिस तरह की डेट्स आएंगी, क्या वोटिंग वाले दिन वहां जाना मोदी जी का, हो सकता है पॉलिटिकल उसका एक मोटिव भी हो, क्या मोदी जी को अब थोड़ा रुक जाना चाहिए, चीजें सेटल डाउन हो जाएं, 10 दिन बाद चले जाएं? मोदी जी को क्या फिलहाल अपनी इस यात्रा को, महोत्सव यात्रा, कुंभ मेले की यात्रा को पोस्टपोन कर देना चाहिए? देखिए, उनको न केवल पोस्टपोन करना चाहिए, बल्कि मुझे लग रहा है कि वो एक
पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, उनको पॉलिसी का अनाउंस करना चाहिए कि इस तरह के जो सियासी पर्यटन होता है, कुंभ मेला या किसी भी धार्मिक मौकों पर जो राजनीतिक पॉलिटिकल पर्यटन होता है, ये पॉलिटिकल पर्यटन पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लगना चाहिए। अगर आपने बेकसूर लोगों को, जिनका कोई दोष नहीं है, जो निर्दोष हैं, जो एक आस्था, धार्मिक आस्था के नाते जा रहे हैं, जो मर गए, उन सबकी आत्माओं को हम नमन करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसकी जवाबदेही किसकी है? ये जो लोग मारे गए हैं उनका कोई कसूर नहीं है, वो एक पैदल चल करके वहां पहुंचे और हम लोग या हमारी जो व्यवस्थाएं है, कुंभ मेला की जो व्यवस्थाएं या व्यवस्था ने मार दिया, उन जान की रक्षा नहीं कर पाए। तो एक तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए कि किसका दोष है। एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है उमाकांत जी, योगी आदित्यनाथ, ठीक है वो मठाधीश हैं, वो खुद साधु समाज से आते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को बार बार वो कुंभ जा रहे हैं और अपनी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री को ले गए, पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पर चले गए, फिर कैबिनेट मीटिंग भी कर डाली, क्या कुंभ में कैबिनेट मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी? कैबिनेट को एक साथ नहीं ले जाना चाहिए था? कम से कम बोझ डालना चाहिए था वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर और आम आदमी की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए थी? बिल्कुल एक गलत फैसला था। किसी भी तरह का पॉलिटिकल लोगों के मूवमेंट्स ऐसी जगहों पर, खास तौर पर जो सुरक्षा के घेरे में, योगी जी खुद सुरक्षा के घेरे में, उनके मंत्री थ्रेट परसेप्शन में बहुत सुरक्षा के घेरे में, होम मिनिस्टर अमित शाह बहुत सुरक्षा के घेरे में, प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह, ये तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो आप वहां राजनीति की रोटियां सेकने या किस लिए आप जा रहे हो? दूसरी बात है कि वहां लोगों को आप प्रभोग कर रहे हो, लोगों को उत्तेजित कर रहे हो। एक कोई धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कल परसों का उनका हाल का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। ये आप दिखाइए जरूर, मैं तो आपको कहता हूं, मैंने आपको भेजा है वो, आप दिखाइए कि ये तरह से ये लोग जो साधु बाबा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपने, हम लोग मिल करके या हमारी जो सत्ताएं हैं जिनको हम वोट देते हैं कि हमारे जीवन को बेहतर बनाए, वो लोग सत्ता में आने के बाद इस तरह की एक राजनीतिक कल्चर पैदा कर रहे हैं जिसमें धार्मिक जो उत्सव हैं, धार्मिक जो समारोह हैं, धार्मिक जो मेले हैं, उनको वो राजनीति और वोट की पॉलिटिक्स से लिंक करके देश में ऐसा तांडव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लोग भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इस सारी चीजों पर पड़ना हो जाए और उसका एक श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। श्रेय दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली का श्रेय, तो ये जो कल्चर है मुझे लग रहा है बहुत घातक है। और इस तरह का जो मुझे लग रहा है कि साधु संतों को ही छोड़ देना चाहिए सारी चीजें। साधु समाज को ही आगे, जी सही कह रहे हैं उमाकांत जी, कहना है कि साधु और संत समाज को इसमें आगे रखना चाहिए। धार्मिक मामला है, संतों को आगे रखें। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी की पूरी कैबिनेट, वहां पर कैबिनेट मीटिंग का होना और सिक्योरिटी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करना और उसकी वजह से जो करोड़ों श्रद्धालु हैं उनको 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर रोक देना और पैदल रोक देना और इस ठिठुरती सर्दी में रोक देना और उसके बाद बैरिकेड्स का टूटना, पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत ही स्लो होना और कम से कम जहां तक असेसमेंट की बात है कि कितनी भीड़ पहुंच रही है, कितनी भीड़ और आने वाली है, ये जो पूरा कैलकुलेशन, इसका गड़बड़ाना। जैसा कि हमारे सबसे पहले जो गेस्ट थे तिवारी साहब, जेके तिवारी, उनका ये कहना था, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थे कल रात, उनका ये कहना है कि चूक हुई है और ये गलतियां इस वजह से हुई क्योंकि प्रेशर जो है वो वीवीआईपी सिक्योरिटी का वहां पर ज्यादा था। और जो राय साहब ने बताया कि वीवीआईपीज को ऐसे मौके पर नहीं जाना चाहिए, कैबिनेट मीटिंग कुंभ में नहीं करनी चाहिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह को थोड़ा सा परहेज करना चाहिए था, बाद में जा सकते थे वो, ऐसी तिथियों पे नहीं जाना चाहिए जहां पर करोड़ों लोग वहां पर हों। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा उमाकांत जी आपका, मैं धन्यवाद दूंगा उत्कर्ष जी का, मैं जेके तिवारी साहब जो आईजी थे और जो वहाँ इलाहाबाद से जुड़े थे, हालांकि उनके कुछ परिचित थे जो अस्पताल में भर्ती, उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला, और वीएन राय साहब जो आज से कुछ बरस पहले जिन्होंने कुंभ मेला का आयोजन कराया था, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।